हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप शो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स बाय राजेश चांगड़ा पे। क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर, और इसमें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कॉन्टिन्यूटी के बारे में, और आज इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। लास्ट क्लास में भी कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे, और एक चीज़ याद रखिए कि जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ वो सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी मुझे सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए क्या होता है, ठीक है, और उसके बेसिस पे मुझे क्वेश्चंस करने आने चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में क्या, देखो कॉन्सेप्ट वही है, चीज़ें वही है, सब कुछ सेम रहेगा, बट सब्जेक्टिव में क्या होता है, मुझे स्टेप टू स्टेप ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ें लिखनी है, कौन सी नहीं लिखनी। ऑब्जेक्टिव में वो छूट रहती है मेरे पास, ठीक है। मुझे सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और आंसर निकालना आना चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट पता होगा, आंसर अपने आप आ जाएगा। और दूसरा, आपका एग्ज़ाम डेट शीट आ चुकी है, और मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम आई थिंक 6 दिसंबर को है आपका, ठीक है। तो टाइम कम है, तैयारी में जुड़ जाइए, चीज़ों को समझिए। कॉन्सेप्ट कोई भी डाउट हो, एज यूजुअल जैसे मैं बोलता हूँ, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको डाउट ग्रुप का लिंक मिल जाता है, वो ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सीधा एक्सरसाइज 5.1 के आई थिंक मैं पहले 16 क्वेश्चंस तक आपको बता चुका हूँ, ठीक है। होप सो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। 17 से आगे भी वैसे हैं, बस थोड़ा सा अलग चीज़ें पूछेगा आपसे, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट वही है कंटिन्यूटी का। मैंने बोला ही था कि अगर आप कोई चीज़ें समझ में आ गई है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से कर सकते हो, ठीक है। बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन, क्योंकि थोड़ी नई चीज़ें होंगी, मे भी आपको डाउट हो, तो उसके लिए मैं करवा देता हूँ वापस से। तो मैं मूव करता हूँ भाई, क्वेश्चन नंबर 16 तक हो चुका है, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 ने क्या पूछा है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 17 एंड अबव वाले जो होंगे ना, 100% पूछे जाएंगे। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में मेरे से रिलेशनशिप पूछा गया है, और ये हम सब जानते हैं, रिलेशन में हम यही पढ़ रहे थे ना, ए और बी के बीच में रिलेशन मतलब ए प्लस बी, और यहाँ पे कुछ कांस्टेंट होंगे, इक्वल टू समथिंग होगा, इस टाइप की कुछ टर्म्स मिलेगी मुझे। मतलब एक ए और बी में इक्वेशन बनानी है मुझे। रिलेशनशिप का मतलब ये है, शो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय, एक फंक्शन मुझे गिवन है सर एफ एक्स, और ये डिफाइन किया गया है ए एक्स प्लस 1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, आई थिंक, यस, सॉरी लेस देन, नॉट ग्रेटर देन, दिस इज लेस देन इक्वल टू 3। और बोला गया है कि बी एक्स प्लस 3 सॉरी व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 3, ये फंक्शन मुझे गिवन है, इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 3। ये जो फंक्शन है ये मुझे गिवन है कि एक्स इज इक्वल टू 3 पे क्या है सर, कॉन्टिन्यूस है। क्या है सर, कॉन्टिन्यूस है। तो लास्ट क्लास में हम सीख चुके हैं कि कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, कैसे निकाला जाता है, सेम कॉन्सेप्ट है। तो अगर किसी भी पॉइंट पे एक फंक्शन कंटिन्यूस है, इसका मतलब क्या है सर, सीधा सा मतलब ये होता है कि उस पॉइंट पे उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, जैसे बोला 3 पे, तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, उसी पॉइंट पे उसकी राइट हैंड लिमिट जो है, उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट के इक्वल होनी चाहिए। अगर तीनों चीज़ें इक्वल मिलती है, इट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि वो फंक्शन क्या है सर मेरा, वो फंक्शन क्या है मेरा, कॉन्टिन्यूस होगा। सेम कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करेंगे और इसको फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए ध्यान से। किस पॉइंट पे चेक करना है सर, 3 पे चेक करना है। तो पहले लिमिट निकालोगे फंक्शन की वैल्यू, वो आपकी चॉइस के ऊपर रहता है, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर मैं निकालना चाहूँ, चलो पहले फंक्शन की वैल्यू निकालोगे तो एफ ऑफ 3 निकालिए आप, क्या मिलेगा सर। अब मुझे बताइए 3 कहाँ पे है, तो इस फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 3 इक्वल टू यहाँ है, यानी जब x 3 के इक्वल होगा तब मेरा फंक्शन ये वर्क करेगा। इट मीन दिस इज योर ए एक्स प्लस 1। तो जहाँ x है वहाँ क्या रखोगे 3, तो दिस बिकम योर 3a प्लस 1। क्या चीज़ें क्लियर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। नाउ वी हैव टू फाइंड द लिमिट्स। सो फर्स्ट यू फाइंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड, वो आपकी चॉइस रहती है, जो निकालनी पहले निकालो। चलो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ। तो लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव, यानी जब x जो होगा 3 नेगेटिव मतलब 3 से छोटा होगा, 3 से छोटा, फिर से सेम फंक्शन की सेम डेफिनेशन वर्क करेगी फंक्शन की। सो दिस अगेन बिकम ए एक्स प्लस 1। अलजेब्रिक फंक्शन की या पॉलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं उनकी लिमिट्स निकालना आता है, जस्ट डायरेक्टली जिस पर लिमिट निकालनी है पुट कर दो सर। सो दिस बिकम सिंपली 3a प्लस 1 अगेन, यानी फंक्शन की वैल्यू और मेरी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है दोनों इक्वल है। अब मैं निकालता हूँ राइट हैंड लिमिट। सो लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव, निकालिए क्या होगा। तो दिस, अब 3 पॉजिटिव मतलब जब x 3 से बड़ा होगा तो फंक्शन की डेफिनेशन कौन सी होगी सर, ये। सो दिस बिकम योर bx प्लस 3, निकालिए। तो जहाँ x दिख रहा है वहाँ क्या रखोगे 3, तो दिस बिकम 3b प्लस 3। ये क्या आ गई सर मेरी लिमिट्स आ गई, ठीक है। तो जब क्वेश्चंस करने हैं आपको तो इतना ब्रीफली लिखने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्टली इक्वल टू पुट करोगे तो भी हो जाएगा।
सो अब ये चीज़ें क्या बोलती है सर कि अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो ये कंडीशन फॉलो करनी चाहिए, ये सर नो सर बिल्कुल करनी चाहिए। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज योर 3a+1 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट दैट इज योर 3b+1 एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 3a+1। देखो ये तो इसी के इक्वल है, तो बार बार यानी अब देखो ये और ये बात तो एक ही है, इसका मतलब सिर्फ अगर ये दोनों टर्म इक्वल हैं तो दैट्स इनफ टू से दैट दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। मैंने कर दिया, तो इसने बोला है कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब ऐसा होना चाहिए। सो बस इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉरी दिस इज 3, तो 3 को मैंने एज इट इज रखा, b को इधर लेके आओगे तो माइनस का 3b हो जाएगा, 1 को उधर ले जाओ 3 - 1 दैट इज 2, दैट्स योर आंसर। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b, दैट्स इट। चीज़ें क्लियर? दैट्स इट। अब चाहो तो इस 2 को इधर ले आओ, वो कुछ भी करते रहो, डजंट मैटर। दिस इज योर रिलेशनशिप एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, अभी तक क्या देख रहे थे हम? अभी तक क्वेश्चन नंबर 16 तक हम कर रहे थे कि भाई पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी बताना था, या फिर मुझे बताना था कि ये जो फंक्शन है उसकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में बताइए। कॉन्टिन्यूटी के बारे में बताने का मतलब यही होता है कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जहाँ ये डिसकंटिन्यूस होगा भाई, ठीक है, या कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जहाँ यहाँ कॉन्टिन्यूस होगा, यही चीज़ें बताते थे। तो मोस्टली कॉन्टिन्यूटी के पॉइंट बहुत सारे रहते थे, डिसकंटिन्यूटी के 1 या 2 होते थे जो हम चेक कर लेते थे इजीली। ठीक है भाई, हो गया चीज़ें क्लियर? अब अगर मैं इसकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में पूछता तो सिंपल सी बात थी सर, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसका मतलब 3 से बिलो ये हमेशा ही क्या रहेगा सर, कॉन्टिन्यूस रहेगा, चाहे ए की वैल्यू कुछ भी हो, डजंट मैटर। 3 से बड़ा भी एक पॉलिनोमियल है तो 3 के ऊपर भी हमेशा क्या रहेगा सर, कॉन्टिन्यूस रहेगा, क्योंकि ये अगेन ए पॉलिनोमियल फंक्शन इज देयर, तो बी की वैल्यू चाहे कुछ भी हो। बट एट 3 के लिए मुझे चीज़ें करनी पड़ती है, ठीक है। बट इसने बोला कि एट 3 ये कॉन्टिन्यूस है, बाकी जगह तो है ही है कॉन्टिन्यूस, तो उस 3 को कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए ए और बी के बीच में ये रिलेशनशिप होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 17, होप शो चीज़ें क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए भाई, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है सर, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको आना चाहिए। सो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, वो बोलेगा रिलेशनशिप 4 ऑप्शन दे देगा, जैसे एक मेरा आंसर आ गया, दैट्स इट। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वाइज मुझे आता है तो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 ने क्या बोला, फॉर वट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय, किस वैल्यू ऑफ लैम्डा के लिए, लैम्डा की वैल्यू मुझे बतानी है भाई, के लिए जो मेरा फंक्शन है f(x), फंक्शन को डिफाइन किया इसने लैम्डा इंटू x² - 2x आई थिंक, इफ x इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड जब x 0 से बड़ा होगा तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा 4x + 1। ये मुझे डेफिनेशन इस फंक्शन की गिवन है, ठीक है भाई। सो क्या करना है, फॉर वट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। तो पहले इसने बोला कि किस वैल्यू ऑफ लैम्डा के लिए ये x इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा सर, कॉन्टिन्यूस होगा, इसके बारे में इसने पूछा है मेरे से पहले तो, ठीक है। किस वैल्यू ऑफ लैम्डा के लिए क्या होगा सर, कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। चेक करें, वही प्रोसीजर जो हमने 17 में किया था, सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं। सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, f(0) निकालिए। f(0) के लिए सर इक्वल टू का साइन तो इसके साथ है, मतलब यहाँ वर्क करेगा, सो रख दीजिए दिस इज योर लैम्डा इंटू, जहाँ x दिखे 0 रखिए, 0² इज 0, -2 × 0 इज 0, 0 इंटू समथिंग इज ऑलवेज 0, यानी मेरा फंक्शन की वैल्यू क्या आई सर, 0 आई। चलो अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव। अब मुझे बताइए 0 नेगेटिव वाले फंक्शन, जब x 0 से छोटा होगा अगेन फंक्शन यही वर्क करेगा, सो दिस अगेन बिकम लैम्डा इंटू x² - 2x, अगेन ए पॉलिनोमियल फंक्शन, सो पुट द वैल्यू ऑफ डायरेक्टली, ये भी 0 ये भी 0, अल्टीमेटली ये भी क्या आ गया सर, मेरा 0 ही आ गया। अब निकालते सर राइट हैंड लिमिट, मतलब लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव निकालिए, दिस इज योर 4x + 1, अगेन पॉलिनोमियल तो डायरेक्टली रखूँ मैं, 4 × 0 0, ये क्या आ गया सर, 1 आ गया। होप शो मैं उम्मीद करता हूँ कि लिमिट्स आपने 11th स्टैंडर्ड में किया है और आपको आता है, ठीक है। नहीं आता तो एक बार आपको लिमिट रिवाइज करना चाहिए, बाकी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट आता है तो बस कॉन्टिन्यूटी की एक कंडीशन होती है वो पता होनी चाहिए, बाकी सारा चीज़ सेम है। सो अब देखिए मेरे पास क्या है सर, फंक्शन की वैल्यू, अगर ये फंक्शन x = 0 पे कॉन्टिन्यूस, इसका मतलब क्या है सर कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट इक्वल होनी चाहिए, यस और नो, यस। सो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है सर, 0, राइट हैंड लिमिट क्या है सर, 1, और फंक्शन की वैल्यू भी क्या है सर, 0। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कभी कि 0 1 के इक्वल हो, क्या 0 1 के इक्वल हो, ऐसा कभी पॉसिबल है सर, ये तो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता।
अब यहाँ पे देखो ये तीनों ही जो आई वैल्यूज़ ये कांस्टेंट आ गई, वेरिएबल तो कहीं है नहीं, लैम्डा का नामो निशान ही नहीं है कहीं। तो क्या ये कभी पॉसिबल हो सकता है क्या? अब ये मुझे बताइए, इस लैम्डा की जगह मैं 5 लिख दूँ या 7 लिख दूँ, 9 लिख दूँ, 1/2 लिख दूँ, इस बात से कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? क्योंकि अंदर जब मैं 0 0 रखूँगा तो हमेशा 0 रहेगा। यानी लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए, लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए ये फंक्शन कभी भी कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता। दैट्स वाई मैं बोल रहा था कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आपको कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी ऐसे, लेकिन यहाँ पे क्या है सर कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो किसी भी वैल्यू ऑफ लैम्डा के लिए ये फंक्शन कभी भी कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता एट x = 0। फॉर तो क्या बोलेंगे, दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा एट x = 0। दैट्स इट। ये आपका ऑप्शन जो होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो नॉर्मली बच्चे चले जाएंगे कि ऑप्शन में वो एक बार लिख देगा लैम्डा 0 होना चाहिए, लैम्डा 1 होना चाहिए, लैम्डा 2 होना चाहिए, ऐसे करके कुछ भी ऑप्शंस देगा आपको। एंड द फाइनल आंसर आपको क्या मिलेगा, या तो नन ऑफ दीज देगा वो, किन में से कोई नहीं या फिर जो मैंने आपको बताया। ठीक है, दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट एनी वैल्यू फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा एट x = 0। दैट्स इट। इस x = 0 पे कभी भी कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता। चीज़ें क्लियर हो जाएगा। दैट्स इट। और इसने इससे आगे पूछा कि व्हाट अबाउट द कॉन्टिन्यूटी एट x = 1। भाई x = 1 पे कॉन्टिन्यूटी के बारे में आपका क्या कहना है? ठीक है, ये हटा दूं। ठीक है, तो अब x = 1 पे देखिए, जब x = 1 होगा तो फंक्शन कौन सा होगा सर? फंक्शन मेरा होगा ये, यानी x = 1 के लिए अगर मैं बात करूं तो मेरा फंक्शन क्या होगा सर? मेरा फंक्शन बन जाएगा सर 4x + 1। और ये क्या है सर? सर ये एक पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है सर? ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, तो इट मीन्स इट इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, मीन्स इट इज कॉन्टिन्यूस एट x = 1 ऑल्सो। दैट्स इट। ठीक है, मैं आपसे बोलता x = -1 पे क्या विचार है भाई आपके? ठीक है, x = -1 मतलब 0 से छोटा, मतलब ये वाला फंक्शन। अगेन ये पॉलिनोमियल सर, लैम्डा कुछ भी हो, डजंट मैटर, ये अगेन पॉलिनोमियल, तो ये हमेशा क्या रहेगा सर? कॉन्टिन्यूस ही रहेगा। चीज़ें क्लियर? सो ये चीज़ें मैंने लास्ट क्लास में बताई थी कि कौन कौन से फंक्शन मेरे कॉन्टिन्यूस होते हैं, बस वो चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, कौन कौन से थे? पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक फंक्शन, साइन, कॉस। ठीक है, और बाकी 4 बच गए, उन पे कुछ कंडीशंस थी तब वो कॉन्टिन्यूस थे। ठीक है, एंड कांस्टेंट फंक्शन आपको मैंने बताया था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया इसने। शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx, एक फंक्शन मुझे गिवन है gx = x माइनस बॉक्स x, और वी कैन से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x is discontinuous at all integral points. Show that the function defined by this is discontinuous at integral points. Here the box x, or we can say this is showing, denote the greatest integer less than or equal to x. Greatest integer less than or equal to x. होप शो इसके बारे में पता होगा, मैंने फंक्शन में भी ये चीज़ें पढ़ाई है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मेरा क्या होता है भाई, क्या बोलते हैं इसको? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, और जनरली हम इसको कैसे बॉक्स x करके पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो जब भी ये ब्रैकेट आपको दिखे, स्क्वायर ब्रैकेट दिखे और उसके अंदर x दिखता है, तो क्वेश्चन में जब भी लिखा हो दिस डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देन दिस वर्क, अदरवाइज इसको नॉर्मल ब्रैकेट की तरह कंसीडर करके चलना है। चीज़ें क्लियर? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? होप शो, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता हो, नहीं पता तो चलो एक बार मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये मेरी नंबर लाइन है मान लो। ठीक है, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब इस इंटीजर वर्ड से समझते हो, मतलब इंटीग्रल वैल्यू। तो जैसे ही मैंने एक नंबर लिखा कि 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल, यानी 1.2 का इंटीग्रल पार्ट क्या है, तो मेरे समझ में आता है सर 1 + 0.2। तो 1 क्या होता है सर? इसका इंटीग्रल पार्ट होता है, और 0.2 क्या होता है? इसका फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो इसका आंसर सीधा सा क्या होता है सर? 1। अगर मैं आपको बोल दूँ 1.99, इसका इंटीग्रल पार्ट क्या है सर? इसका भी 1 ही है सर। मैं आपको बोल दूँ 7.779, इसका इंटीग्रल पार्ट क्या है सर? 7 पॉइंट समथिंग, तो मतलब इंटीग्रल पार्ट तो 7 ही है सर। चीज़ें क्लियर हो रही है कि नहीं भाई? मतलब मुझे इसका क्या बताना है? इंटीग्रल पार्ट बताना है। और सिंपल सी एक चीज़ जो नहीं भूलने वाली, अगर मैं याद रखूँ तो सिंपल सा होता है कि जैसे ही आपको कोई, जैसे मान लो ये 0 है, ये 1 है, कोई भी नंबर मैंने लिखा, जैसे मैंने यही वाला लिखा कि मान लो एक बीच में माने 1.3 ले लिया मैंने, और इसका इंटीग्रल पार्ट मैं आपसे पूछूं तो 1.3 के लेफ्ट में जो इंटीजर आता है ना वो लिख दो। 1.3 के लेफ्ट में क्या आएगा सर? 1 आएगा। तो इट मीन्स इसका आंसर क्या होगा सर? 1 होगा। 1.2 के लेफ्ट में क्या आता है? 1 आता है। 1.99 के 1.99 2 के जस्ट यहाँ पे होता है,
ठीक है, लेकिन इसके लेफ्ट में क्या आता है सर, 1 ही आता है, सो दैट्स व्हाई इट इज़ 1। 7.779 के, तो 7 के बाद ही आएगा लेकिन 8 से पहले आ जाएगा, 7 8 के बीच में होगा, मतलब इसका आंसर क्या आया, 7 आया। चीज़ें क्लियर? ये होता है मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, अब बात ये आती है सर कि मान लो 2 लिखा हुआ मिले, तो 2 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा भाई, 2 इंटीजर है तो इंटीजर का पार्ट इंटीजर ही होगा। यस और नो? बिल्कुल ऐसा ही होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर्स में तो किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं हुई। अब बात यहाँ आती है कि अगर मैं ये बोल दूँ कि -1.2 है मान लो, इसका इंटीग्रल पार्ट बताइए, इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा। ठीक है, तो बच्चों का आंसर होगा -1, बट ये गलत है। मैंने थोड़ी देर पहले समझाया कि जस्ट लेफ्ट, और इसने लिखा हुआ भी है, क्वेश्चन को अगर ध्यान से मैं पढ़ूँ तो इसने लिखा है कि हेयर बॉक्स x डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, या तो वो x के इक्वल होगा या x से क्या होगा, छोटा होगा, बट इंटीजर होगा। ठीक है, तो अब मुझे बताइए -1.2 से -1 बड़ा है कि छोटा है? सर ये तो बड़ा हो गया, मुझे तो छोटा चाहिए। यानी अगर मैं ध्यान से देखूँ, यहाँ पे कहीं -1 होगा, यहाँ -2 होगा, इन दोनों के बीच में कहीं -1.2 होगा। तो इसके लेफ्ट में क्या आता है सर, -2, तो इसका आंसर क्या होगा, -2 होगा, ना कि -1। ठीक है, ऐसा क्यों होता है उसका रीजन मैं दे देता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ -1 -0.2। ये सुनो सर, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों को ऐड करोगे आपको यही मिलेगा। तो इस हिसाब से हम बोलते हैं कि ये इंटीजर ये है, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली में क्या होता है, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है मेरा, ये जो मेरा फ्रैक्शन होता है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। फ्रैक्शन में कभी भी नेगेटिव नहीं लिखता। दैट्स वाई मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं इसको -2 + 0.8 की फॉर्म में लिखते हैं। ये क्वांटिटी जो है हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, सो -2 + 0.8 आप करोगे तो अगेन यू गेट दिस -1.2। ठीक है, और याद रखने के लिए सिंपल से याद रखो कि बॉक्स के अंदर जो भी टर्म हो, नंबर लाइन पे ले आओ, उसके जस्ट लेफ्ट में जो इंटीजर दिखे दैट्स योर इंटीजर। और अगर उसके अंदर इंटीजर है तो इंटीजर पार्ट ऑफ 7 क्या होगा, 7 ही होगा। इंटीजर का तो इंटीजर ही होगा। फ्रैक्शन में कोई नंबर है तो उसके जस्ट लेफ्ट वाला इंटीजर लिख दो, चाहे आप कहीं पे भी हो, डजेंट मैटर। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ लिखा 0.0001 है। ठीक है, तो इसके जस्ट लेफ्ट में 0 आता है, तो सर इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा सर, दैट इज 0। सो दिस इज योर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। चीज़ें क्लियर, यहाँ तक क्लियर है? ओके, सो चलो अब ये बता दिए तो एक और बता देता हूँ, एंड दैट इज योर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये मैंने फंक्शन में वैसे बताए थे, ठीक है, लेकिन इनका ज़्यादा यूज नहीं होता तो बच्चे फिर भूल जाते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज योर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब ये क्या होता है इसकी बात देख लो भाई। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को हम करली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। एक्स के अंदर कैसे लिखा हुआ मिला ना, इसका मतलब है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। और फिर से मैं बोल रहा हूँ करली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी चीज़ मिलती है, एक्स लिखा हुआ है, तो अगर वो ये बोलता है कि भाई ये जो करली ब्रैकेट है ये डिनोट कर रही है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को, तभी मुझे ये मानना है कि भाई ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। अदरवाइज मुझे मान के चलना है कि सिंपल ब्रैकेट है, जैसे हम पहले करते थे छोटी क्लास में, वैसा ही कुछ है। ठीक है जब तक बोला ना जाए मुझे नहीं मानना इसकी बात। सो अब होता क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो एज यूजुअल जैसे मैं बोलूँ कि 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, तो थोड़ी देर पहले मैंने सूखा सर 1.2 को मैं 1.1 + 0.2 लिख सकता हूँ, ये सुनो, तो 1 तो इसका इंटीग्रल पार्ट है, तो बाकी क्या बचा, फ्रैक्शनल पार्ट। इट मीन दिस इज योर 0.2, दैट्स इट। मैंने बोला 7.9 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है सर, तो 0.9, यानी पॉइंट के बाद जो चीज़ें आती है वो सब मेरा क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट होगा। मैंने बोला सर 1.99 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा सर, तो इसका आंसर होगा 0.99। सिर्फ मुझे क्या लिखना है सर, फ्रैक्शन ही लिखना है, दैट्स इट। ठीक है, सो ये तो होगी पॉजिटिव। अब नेगेटिव चीज़ों में आ जाते हैं वापस से, जैसे मैं ये वाली चीज़ बता रहा था कि मुझे अगर मिलता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1.2, सो अब क्या करते हैं, जनरली हमारा आंसर फिर से कि सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसका मतलब ये होगा। तो यही चीज़ मैंने बताई कि ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है मुझे कि इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, जो फ्रैक्शनल पार्ट इसका मिला 0.2, उसको 1 में से माइनस कर दीजिए, तो 1 माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0.8। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा था कि ये जो मेरा नंबर था -1.2, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसका इंटीग्रल पार्ट मीन्स 2 माइनस इसका फ्रैक्शनल पार्ट दैट इज 0.8, बट ये टोटल माइनस का, तो ये माइनस ये प्लस, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो किसी भी नेगेटिव नंबर का आप किससे फ्रैक्शनल पार्ट पूछा जाए तो क्या आंसर होगा, मान लो मैंने लिया 2.9, चलो ये ले लिया, नेगेटिव है, इसका मैंने आपसे पूछा इसका
फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, ठीक है। तो वैसे तो 0.9 होना चाहिए, बट नेगेटिव साइन होने की वजह से इसको मैं 1 से माइनस करूँगा, तो योर आंसर इज 0.1, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्लियर, दैट्स इट। सो दिस इज योर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। होप शो ये चीज़ें क्लियर हैं। अगर ये चीज़ें क्लियर हैं तो फिर आगे मूव करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ रह गई कि मान लो एक इंटीजर है, उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा सर? 2 का मतलब होता है 2.0, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा सर? इट इज़ ऑलवेज 0। तो किसी भी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें मैंने इसलिए बताई कि इन दोनों चीज़ों का इस क्वेश्चन में मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। सो ये मेरे पास एक फंक्शन है और मेरे से क्या बोला गया, मैं वापस से पढ़ता हूँ। शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। सभी इंटीग्रल पॉइंट्स पे ये क्या होगा सर? डिसकंटिन्यूअस होगा, ये मुझे बताना है, ठीक है। तो वैसे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं कोई भी एक पॉइंट लेके चेक कर सकता हूँ सर। कोई भी एक इंटीजर वैल्यू लो और आप चेक कर सकते हो कि ये पॉइंट क्या होगा सर? क्या होगा? क्या होगा मेरा? डिसकंटिन्यूअस होगा। बट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज कि ऐसे क्वेश्चंस को मुझे कैसे करना चाहिए आगे मेरे पास आता है तो, ठीक है। अदरवाइज ऑब्जेक्टिव में क्या करोगे? कोई भी एक पॉइंट लो आप इंटीजर, यानी जैसे मैंने 1 लिया, एक बार पॉइंट से करके दिखा दूँ, फिर डिटेल में करते हैं इसको, ठीक है। जैसे इसने बोला इंटीजर, तो कोई भी एक पॉइंट लेके देख लो, कोई भी एक रैंडम पॉइंट। तो मान लो मैंने 2 ले लिया, ठीक है। मैं 2 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करके देखता हूँ, ठीक है। करके देखो क्या मिलेगा। सो अगर मैं 2 पे इस फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा तो क्या मिलेगा सर? दिस इज 2 माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा सर? इंटीजर का इंटीजर ही होता है। दिस इज योर 2 माइनस 2 मीन्स दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसे निकालता हूँ सर लेफ्ट हैंड लिमिट। सो लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, चेक करने वाली बात है। लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन क्या रहेगा सर? यही रहेगा फंक्शन, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात क्या होगी वो ध्यान से देखो। अब जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो ये तो 2 ही है क्योंकि पूरा नंबर है, ठीक है। अब ये क्या है सर? अगर मैं ध्यान से देखूं, दिस इज योर ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ 2 नेगेटिव। इसको ऐसे लिखो कि जब मेरा x जो है 2 की तरफ जा रहा होगा, कहाँ से? लेफ्ट से। मेरा x जो है 2 की तरफ जा रहा होगा, मान लो 2 यहाँ है तो लेफ्ट से 2 की तरफ जा रहा होगा, मतलब नंबर कैसे होंगे? 1.99 1.999 इस टाइप के नंबर होंगे। सो मुझे बताइए जब इस टाइप के नंबर होंगे, क्योंकि एग्जैक्टली 2 नहीं है ये 2 से ऐसा है, ऐसे नंबर होंगे तो उनका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा सर? ठीक है, तो मुझे समझ में आता है सर 1.99 का इंटीग्रल पार्ट तो 1 होगा। इसका मतलब इसका आंसर होगा दिस इज 2 माइनस इसका इंटीग्रल पार्ट होगा सर 1। सो 2 माइनस 1 इज 1, ठीक है। मतलब मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है फंक्शन के इक्वल नहीं आ रही, तो राइट हैंड लिमिट के लिए जाने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। वाई? बिकॉज इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इस फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं है। राइट हैंड लिमिट और निकाल के चेक करना चाहते हो, देखो राइट हैंड लिमिट में क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। सो ये तो 2 है, पूरा नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। माइनस दिस इज योर 2 प्लस। नाउ 2 प्लस का मतलब अगेन दिस इज 2.001 इस टाइप का कुछ नंबर होगा, ठीक है। 2 पॉइंट समथिंग जैसे ही आया, पॉइंट में कुछ भी हो 2 प्लस है, यानी ये 2 और 3 के बीच में कोई नंबर है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा सर? 2। सो दिस बिकम योर 2 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। सो दैट्स वाई देखो अब इसकी फंक्शन की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, बट उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 2 लाइक वाज एट एन इंटीजर, ठीक है। बट मुझे प्रूव करना है कि किसी भी इंटीजर पे आपसे क्या पूछा जाएगा, ये आपको देगा, ये फंक्शन देगा और पूछेगा दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर, दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर, दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट 3, इस टाइप के ऑप्शंस आपको देगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब भी मिल जाए ना, या फिर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन मिल जाए, दोनों समझ जाओ कि ये क्या है, ये क्या है? डिसकंटिन्यूअस होता है एट ऑल इंटीजर। सो ये पॉइंट आप नोट करके भी रख सकते हो वैसे, ठीक है। अब इसको मैं डिटेल में करके दिखाता हूँ यही क्वेश्चन, ठीक है। और नोट के लिए एक पॉइंट लिख सकते हो आप, ठीक है, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो होते हैं मेरे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो होते हैं आर डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर, एट ऑल x बिलोंग्स टू इंटीजर। जब भी x की वैल्यू क्या होगी? इंटीजर होगी, हमेशा क्या रहेंगे? डिसकंटिन्यूअस रहेंगे। तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको नोट डाउन करके रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है भाई, क्लियर? दैट्स इट।
उससे आप डायरेक्टली आंसर भी दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बट करवाने के हिसाब से मैं करवा रहा हूँ, बाकी ज़रूरी नहीं है। अगर ये चीज़ें समझ में आ गई तो ये आंसर आपको चीज़ें क्लियर है, ठीक है। बट आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर मुझे ऐसा क्वेश्चन मिलता तो मैं कैसे करता, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम ऑलरेडी छोड़ रहे हैं, ठीक है, जो कि आगे मुझे पढ़नी है। बट जितनी चीज़ें कर सकते हैं कर लीजिए। सो देखिए सो एक काम करता हूँ, मैं एक जनरल इंटीजर ले लेता हूँ भाई, ठीक है। सो लेट मैं बोल देता हूँ आई बी एनी इंटीजर, एक जनरल इंटीजर ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे प्रूव करने के लिए, देखो इंटीजर तो मेरे पास इनफाइनाइट है, इसको प्रूव करने के लिए मुझे कोई भी एक जनरल इंटीजर लेना पड़ेगा, दैट इज आई, लेट बी दैट इज आई। सो नाउ अगर मैं आपसे पूछूँ इस पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो इट्स वेरी सिंपल, जी ऑफ आई निकालता हूँ मैं, क्या होगी सर, यहाँ पे आप ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हो, डजंट मैटर, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, जैसे मैंने आई लिख दिया। सो ये तो एज इट इज़ मैंने लिख दिया, माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन इंटीजर आई, ठीक है। अब मुझे बताइए इंटीजर, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2 क्या होता है सर, 2 ही होता है, क्योंकि 2.0 इंटीजर तो 2 ही है। 7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 7 ही होगा। 9 का 9 ही होगा। 100 का 100 ही होगा। दिस यूजुअली क्या होगा सर, ये आई एज इट इज, और ये इसका क्या होगा, आई ही होगा। तो आई माइनस आई अगेन 0। देखो वहाँ मैंने 2 करके दिखाया, सिर्फ 2 की जगह आई को रिप्लेस कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा मैं। चीज़ें क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अब मैं इसकी निकालता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंड्स टू आई नेगेटिव पे चाहिए। अब क्या होगा सर, और जो बच्चा इसको छोड़ना चाहे छोड़ सकता है इस कॉन्सेप्ट को, बस चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि ये डिसकंटिन्यूअस क्यों है इंटीजर्स पे, दैट्स इट, ठीक है। ये चीज़ें छोड़ना चाहे, उसको लग रहा है कि एक्स्ट्रा एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है, मेरी खोपड़ी में नहीं घुस रहा तो कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। बाकी आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, दैट्स इट। सो लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स, अब यहाँ तो देखो आई एज इट इज रखूँगा मैं। अब बात आती है इसकी, इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ आई नेगेटिव, यानी आई से जस्ट छोटा। तो अब मैंने आपको सिंपल सा बताया कि भाई ये 2 है और ये मान लो 1 है, तो अगर मैं यहाँ 2 से छोटा कोई भी नंबर लूँगा तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा सर, ये, यानी जो ये इंटीजर है उससे 1 कम कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा सर, सिंपल सा, ये आई मेरा एज इट इज एंड दिस बिकम योर आई माइनस 1, ये सुनो, और ये ब्रैकेट दूसरी यूज़ करो क्योंकि मैंने इसका इंटीग्रल पार्ट निकाल दिया है, ठीक है। यानी जो भी आपका इंटीजर था उससे 1 कम कर दो। तो ये इंटीजर क्या था, आई था, आई से जस्ट मैंने थोड़ा सा कम किया, यानी जैसे मैंने बोला 2 था तो ये 1.99 हो गया, ठीक है। तो 2 से जस्ट कम है, तो इसका मतलब इसका जो इंटीग्रल पार्ट होगा इस 2 से छोटा होगा, यानी 1 होगा, 1 कम होगा, तो मैंने वो 1 कम कर दिया। माइनस अंदर लेके जाओ, ये माइनस ही हो जाएगा, प्लस दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, ये आपके पास क्या मिल गया, प्लस का 1। सो अब देखो फंक्शन की वैल्यू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट 1, इसका मतलब फंक्शन इस वैल्यू पे कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता, दैट्स इट। क्लियर, दैट्स शो, बस यही चीज़ बतानी थी। तो वहाँ मैंने 2 रख के समझाया, यहाँ आई रख के समझा दिया। ये जनरल पॉइंट ले लिया मैंने कि कोई भी इंटीजर हो ऐसा ही होगा, ठीक है, और वहाँ मैंने एक इंटीजर ले लिया, दैट्स इट। होप सो चीज़ें क्लियर है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को ना एक छोटा सा तरीका और लगा सकता हूँ मैं यहाँ पे, क्या सर, मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि कोई भी जो नंबर होता है, जैसे मैंने लिखा 1.2, तो इसमें 1 इसका इंटीग्रल पार्ट है और प्लस 0.2 इसका क्या है सर, फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है। यानी कोई भी एक नंबर था 1.2, और अगर मैं इसको फर्दर लिखना चाहूँ तो 1 क्या इसका इंटीग्रल पार्ट, मतलब मैं इसी का, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। जब मैंने बॉक्स लिख दिया तो इसका मतलब 1.2 का इंटीग्रल पार्ट क्या होता है सर, 1, यानी इसको और इसको लिखने का तरीका एक ही है, दोनों बातें एक ही है। सिमिलरली मैं इसको लिख सकता हूँ प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.2। 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है सर, 0.2 ही होता है। तो इस नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और इन जनरल मैं बताना चाहूँ तो भाई कोई भी एक नंबर हो उसको मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ दैट नंबर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ दैट नंबर लिख सकता हूँ, यस और नो, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से इसको देखो, ये क्या है सर, एक नंबर x है और इसको मैं इधर ले जाऊँ तो दिस बिकम योर एन इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x। चीज़ें क्लियर, यस और नो, यस बिल्कुल क्लियर सर। इसका मतलब इस फंक्शन को मैं सिंपली लिख सकता हूँ दैट द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और बस ये मैंने नोट डाउन करके लिखा है। आप डायरेक्टली लिख सकते हो, एग्जाम में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सब्जेक्टिव हो तो भी, कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है सर मेरा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है सर मेरा, इट इज़ ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल वैल्यूज, डायरेक्टली बोल सकते हो, या फिर इसको एग्जामिन कर लो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी इंटीजर पे देखोगे तो अब क्या होगा, देखो मैंने gx ये बोला, तो अब मुझे बताइए कोई भी इंटीजर आई है उस पर वैल्यू क्या होगी सर इसकी, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ आई क्या होता है सर वो 0 होता है। इंटीग्रल पार्ट ऑफ आई क्या होता है, 0। कोई भी इंटीजर एग्जैक्ट उसका फ्रैक्शनल पार्ट, सॉरी नॉट इंटीग्रल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा सर, 0।
अब जैसे ही मैंने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली कि लिमिट x टेंस टू आई नेगेटिव, सो दिस इज योर आई नेगेटिव, ये कहाँ जाएगी सर? आई नेगेटिव का मतलब क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ आई नेगेटिव, मतलब कोई भी एक इंटीजर है, जैसे 2 लिया मैंने, तो इसके जस्ट लेफ्ट में कैसे 1.9 इस टाइप के पॉइंट होंगे, तो आपको, और इससे आगे जाओगे तो 1.999, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि ये नंबर कहाँ जा रहा है सर? 1 की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब इसका जस्ट इंटीग्रल पार्ट क्या होगा सर? 1 होगा, ठीक है। अब वो चाहे नंबर 2 लो चाहे नंबर 9 ले लो, 9 के जस्ट इधर नंबर क्या होगा सर? 8.99, यानी 8.99 इस टाइप के नंबर्स होंगे, यानी इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.99 कहाँ जा रहा है सर? 1 की तरफ जा रहा है। तो वही चीज़ें जो लास्ट में मैंने समझाई, क्या ये दोनों इक्वल हैं सर? नहीं है, नहीं है तो ये कॉन्टिन्यूस भी नहीं हो सकता। क्लियर? दैट्स इट। तो ये कुछ नई चीज़ें थी जो आपने सीखी, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। अगर वो पता है तो ये क्वेश्चन 1 लाइनर है, अदरवाइज जैसे 15-20 मिनट अभी लगी तो वैसे ही लगेगी, ठीक है भाई। So the next one is your question number 20 is the function defined by fx। अब देखो ये बहुत आसान सा दे दिया भाई, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। आगे वाले क्वेश्चन आसान है। इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू पाई, एट एक्स इज इक्वल टू पाई पे मेरे से पूछा गया क्या ये कॉन्टिन्यूस होगा? एक्स इज इक्वल टू पाई पे क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, यस और नो? ठीक है, तो मुझे बताइए कॉन्टिन्यूस होगा कि नहीं होगा। ठीक है, चेक करें कॉन्टिन्यूस होगा कि नहीं होगा। कैसे चेक कर सकते हैं? या तो लिमिट निकाल लो, ठीक है। सो पहले फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं भाई। सो एफ ऑफ पाई निकालिए, जैसा हमारा प्रोसीजर वैसे करते हैं। दिस इज योर पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। साइन पाई क्या होता है सर? साइन 180 0, पाई स्क्वायर एज इट इज, सो दिस बिकम योर पाई स्क्वायर प्लस 5। ये क्या आ गया सर? फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट। अब देखो फंक्शन अलग नहीं हो रहा, ठीक है, या फिर मुझे इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालनी चाहिए कि सेम निकालनी चाहिए? अब ये बताओ मुझे इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट सेम एक बार में निकाल देनी चाहिए या फिर अलग अलग से निकालनी चाहिए? आई थिंक एक बार में निकाल सकते हैं, फंक्शन का बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा। सो दिस बिकम योर लिमिट एक्स टेंस टू पाई एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, ठीक है। सो कहीं अनडिफाइंड नहीं है, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, तो मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ। जहाँ इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं मिलती डायरेक्टली वैल्यू पुट करो। सो दिस अगेन बिकम पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, तो दिस अगेन 0, सो अगेन पाई स्क्वायर प्लस 5 इज देयर। क्या इक्वल है सर? बिल्कुल इक्वल है। लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा हमेशा। कुछ बच्चों को डाउट क्या होगा ना सर कि सर साइन एक्स जो है ना, पाई की बात कर रहे हैं, तो पाई का मतलब है हम पहुँच रहे हैं सर सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। सो सर थर्ड में तो साइन नेगेटिव होता है और फोर्थ में साइन क्या होता है सर? पॉजिटिव होता है। थर्ड में साइन क्या होता है सर? नेगेटिव, और सेकंड में क्या होता है सर? सॉरी मैंने फोर्थ बोल दिया था शायद। सेकंड में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो सर ये हमेशा ये 0 क्यों हो जा रहा है? तो बेटा ध्यान से समझो कि जब आप 180 पे जाओगे, ठीक है, या फिर 0 पे जाते हो, साइन का ग्राफ ऐसे बनता है, ये ऐसे कुछ जाते हो आप, ये सुनो, यस। तो ये मेरा होता है सर पाई, ठीक है। सो आप यहाँ से जाओ या यहाँ से जाओ, अल्टीमेटली कहाँ अप्रोच कर रहे हो सर? आप 0 को अप्रोच कर रहे हो, ठीक है। तो वही चीज़ हो रही है कि साइन एक्स कहाँ जाएगा? 0 पे ही जाएगा जब एक्स पाई की तरफ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यही कंडीशन मेरी यहाँ 0 पे होती है, पहली कंडीशन। ये था फुल प्रूफ मेथड, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास एक शॉर्ट्स मेथड है। कैसे? ध्यान से देखो। अब मुझे ये बताओ कि हमने कल कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी और जिनमें एक प्रॉपर्टी ये भी थी कि अगर मेरे पास 2 फंक्शन कॉन्टिन्यूस हैं, उनको मैं ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं या मल्टीप्लाई करूं या फिर डिवाइड करूं, वो हमेशा क्या रहेंगे सर? कॉन्टिन्यूस ही रहेंगे। अगर 2 से ज़्यादा हो तो भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई करती है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर क्या है सर? पॉलिनोमियल, क्या रहेगा? हमेशा कॉन्टिन्यूस। साइन एक्स हमने पढ़ा था, ये भी हमेशा कॉन्टिन्यूस रहता है सर रियल नंबर के लिए, और 5 तो एक कॉन्स्टेंट है, तो ये तो रहेगा ही रहेगा हमेशा कॉन्टिन्यूस। तो 3 ऐसे फंक्शन है जो कॉन्टिन्यूस है हमेशा, किसके लिए? एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। सो इसका मतलब इन तीनों का सम या डिफरेंस क्या होगा सर? हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा मतलब इस पॉइंट पे भी कॉन्टिन्यूस होगा। तो एक लाइन में बता सकता हूँ कि नहीं बता सकता मैं? ये भी कॉन्टिन्यूस है, ये भी कॉन्टिन्यूस है, ये भी कॉन्टिन्यूस है, तीनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये क्या फंक्शन बनेगा सर? कॉन्टिन्यूस ही बनेगा। दैट्स इट। सो दैट्स व्हाई इट इज एन कॉन्टिन्यूस फंक्शन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है। और वी कैन से फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, दैट्स इट, ठीक है। ये 1 लाइनर बात थी। एंड क्वेश्चन नंबर
20 हो गए, 21 देखिए। अब 21 में कुछ नहीं बोला इसने, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। पहले मुझे दिया फंक्शन, देखो कैसे कैसे गिवन है तीनों। पहले इसने बोला साइन एक्स प्लस कोस एक्स। मुझे बताइए ये कॉन्टिन्यूस होगा कि नहीं होगा? सिंपल सा बताना है। साइन एक्स क्या है सर? एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। कॉस एक्स क्या है? कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। और दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का सम क्या होता है? इट इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। तो डायरेक्टली बताना है सर मुझे, ठीक है? सब्जेक्टिव नहीं, तो ऑब्जेक्टिव तो मुझे सिर्फ समझ में आना चाहिए कि ये कॉन्टिन्यूस है, ये कॉन्टिन्यूस है, दोनों का सम भी क्या होगा? कॉन्टिन्यूस होगा। इसका मतलब दिस इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। दैट्स इट। क्लियर? सेकंड पार्ट में इसने यहाँ पे माइनस कर दिया, तो अब ये भी हम जानते हैं कि दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का डिफरेंस भी क्या होता है? हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। थर्ड पार्ट में इसने क्या कर दिया? इनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब भी क्या होगा? ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही रहेंगी। दैट्स इट। ठीक है, तीन पार्ट दिए, चौथा मैं अपने आप से बना लेता हूँ। अब बताओ साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स। अब बताओ इसकी कॉन्टिन्यूस के बारे में, कॉन्टिन्यूटी के बारे में क्या बोलते हो? तीन तो मैंने कर लिए सर कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो या मल्टीप्लाई करो, हमेशा कॉन्टिन्यूस रहेंगे। बट व्हाट अबाउट दिस? सर इसकी एक कंडीशन होती है कि मेरा डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस, क्योंकि ऊपर वाला कॉन्टिन्यूस है, नीचे वाला भी कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, बट यहाँ पे चेंज क्या होती है? चेंज ये होती है सर, दिस फंक्शन इज, दिस रेशनल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, दिस फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। ठीक है, बट कहाँ कहाँ? इन इट्स डोमेन। यहाँ पे एक वर्ड आता है इन इट्स डोमेन। इन इट्स डोमेन। जो पिछले वाले फंक्शन थे ना, वो रियल हर रियल वैल्यू के लिए क्या थे? क्या थे? हर रियल वैल्यू के लिए वो क्या थे? कॉन्टिन्यूस थे। बट अब यहाँ पे ये इसके डोमेन में होगा। डोमेन का मतलब क्या है? जहाँ जहाँ ये डिफाइन होगा। ये डिफाइन कहाँ नहीं होगा? जहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो होगा। डिनोमिनेटर जीरो कहाँ होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2। इट मीन्स दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स एक्सेप्ट, किसको छोड़ के? छोड़ दीजिए x इज इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 छोड़ दीजिए। जैसे 90 डिग्री, 270 डिग्री, -90, -270, 540 एंड सो ऑन। समझ में आया? ऑड मल्टीपल ऑफ 5, दैट्स व्हाई दिस रिप्रेजेंट एन ऑड नंबर एंड दिस रिप्रेजेंट एन 90 डिग्री। दैट्स इट। ठीक है, जैसे 0 रखोगे π/2 बन जाएगा, 1 रखोगे 3π/2 बन जाएगा, मीन्स 270। तो इन नंबर्स को अगर मैं छोड़ दूँ तो ये हमेशा क्या रहेगा सर? हमेशा क्या रहेगा? कॉन्टिन्यूस रहेगा। इन पे ये कॉन्टिन्यूस नहीं होगा बस, क्योंकि इन पे डिफाइन ही नहीं है। ठीक है, और साइन एक्स बाई कोस एक्स क्या होता है? सिंपली सर ये टेंजेंट एक्स होता है। तो ये कंडीशन मैंने टेंजेंट एक्स के बारे में बताया था लास्ट क्लास में कि टेंजेंट एक्स कहाँ कहाँ कॉन्टिन्यूस होता है? इन इट्स डोमेन में ये कॉन्टिन्यूस होता है, बट इसके डोमेन में क्या नहीं आता? ये वाली चीज़ नहीं आती। मीन्स फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, इस टाइप की टर्म आप इसमें से हटा दीजिए। दैट्स इट। क्लियर? कॉस बाई साइन कर देता तो फिर कॉट एक्स बन जाता। कॉट एक्स कहाँ होता है? इवन मल्टीपल ऑफ, यानी n पाई पे वो क्या होगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n बाई। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूँ, तो होप से आपको पता होंगे। इजी, इट्स वेरी इजी। ठीक है भाई, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में यही बोला, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ कोसाइन, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट। ठीक है, यानी बाकी जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये मैं लास्ट क्लास में आपको करवा चुका हूँ। ठीक है, तो जिसने नहीं देखा वो लास्ट क्लास देख सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 वहीं से है सारा। फाइंड ऑल द फाइंड्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर। क्वेश्चन नंबर 23 में इसने गिवन है कि मुझे फंक्शन गिवन है एफ एक्स साइन एक्स बाई एक्स एन एक्स प्लस 1, और ये बोला है एफ एक्स इज लेस देन 0, यस, एंड दिस इज व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है भाई, सो व्हाट वी हैव टू डू, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर। ठीक है, मुझे वो सारे पॉइंट निकालते हैं जहाँ पे ये फंक्शन क्या हो? डिसकंटिन्यूस हो। तो सिंपल सा तरीका है, देखो ये क्या है सर? ये एक पॉलिनोमियल है। ये क्या है सर? ये मेरा एक पॉलिनोमियल है। तो ये तो हमेशा कॉन्टिन्यूस रहेगा, लेकिन कहाँ कहाँ? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, यानी x 0 या 0 से बड़ा होगा तभी ये फंक्शन की डेफिनेशन वर्क करेगी। और ये पॉलिनोमियल तो ये हमेशा क्या रहेगा? कॉन्टिन्यूस रहेगा। चीज़ें क्लियर? ठीक है, तो x इज ग्रेटर देन 0 के लिए हमेशा कॉन्टिन्यूस रहेगा। x इज लेस देन 0 के लिए देखिए, ऊपर क्या है सर? साइन x, नीचे क्या x? ये क्या है सर? कॉन्टिन्यूस फंक्शन है साइन x। नीचे पॉलिनोमियल है, ये भी हमेशा कॉन्टिन्यूस रहेगा। तो कॉन्टिन्यूस डिवाइड बाय कॉन्टिन्यूस हमेशा कॉन्टिन्यूस रहेगा, एक चीज़ को छोड़ के कि इसका डोमेन 0 नहीं होना चाहिए। और डोमेन 0 कब होगा? जब x की वैल्यू 0 होगी। वो तो यहाँ है नहीं, वो तो यहाँ आती है। तो इसका मतलब ये इस वैल्यू के लिए हमेशा क्या रहेगा? कॉन्टिन्यूस रहेगा। बाकी पॉइंट क्या बचा सर? 0। पॉइंट क्या बचा? 0। पॉइंट क्या बचा? सिर्फ 0। तो ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ जो पॉइंट गिवन होता है ना, उस पर मुझे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होती है। ठीक है,
जीरो से कम जब होगा एक्स की वैल्यू तो कॉन्टिन्यूस क्यों होगा, क्योंकि सर कॉन्टिन्यूस डिवाइड बाय कॉन्टिन्यूस आ रहा है, तो हमेशा कॉन्टिन्यूस रहेगा, बस डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। और वो जीरो वाला पॉइंट है ही नहीं यहाँ पे, एक्स इक्वल टू जीरो तो इसने यहाँ दिया है, इसीलिए इसने यहाँ दिया। और एक्स इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो के लिए ये पॉलिनोमियल बन जाता है, तो हमेशा कॉन्टिन्यूस रहेगा। अब बात बची जीरो पे, तो जीरो पे चेक कर लेते हैं सर। करें जी, बिल्कुल कर लीजिए। तो फर्स्ट फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, एफ ऑफ जीरो निकालिए। एफ ऑफ जीरो के लिए देखिए इक्वल टू जीरो के लिए ये वैल्यू वर्क करेगी, तो दिस जीरो प्लस वन मीन्स वन। मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव। जब एक्स जीरो से छोटा होगा डेफिनेशन ये वर्क करेगी, मीन्स दिस इज योर साइन एक्स बाई एक्स। और ये लिमिट निकालना में आता होगा थिंक, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स क्या होता है सर, वन होता है, चाहे वो लेफ्ट हैंड लिमिट हो या राइट हैंड लिमिट हो, डजेंट मैटर। हम इसको ऐसे लिखते थे ना, इसका मतलब लेफ्ट और राइट दोनों बना है, इसका मतलब ये होता था। नेक्स्ट इज योर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव। सो फंक्शन अब क्या है सर, एक्स प्लस वन। लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या है, जीरो प्लस वन मीन दैट इज इक्वल टू जीरो। फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सब क्या है सर, इक्वल है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। कहाँ पे, एक्स की जो भी वैल्यू होती है। दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। दैट्स इट, ठीक है। अब एक चीज़ आपके दिमाग में रहनी चाहिए भी, ये क्वेश्चन जो ऑप्शन आपको देगा ना वो किस किस फॉर्म में देगा। वैसे तो चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होता है मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबके करवा रहा हूँ, ठीक है। सो बाकी आपको पता होना चाहिए कि इन चीज़ों को मैं कैसे कैसे लिख सकता हूँ, दैट्स इट, ठीक है। तो अगर वो सिंपली बोल दे कि इट इज़ कॉन्टिन्यूस, ठीक है, इट इज़ कॉन्टिन्यूस इन इट्स डोमेन, इट इज़ कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ये तो ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए है, ठीक है। एक्स की कोई भी वैल्यू लो हमेशा ये क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस रहेगा, ठीक है। इन इट्स डोमेन का मतलब होता है जैसे टेंजेंट एक्स मैंने बताया आपको, ठीक है। टेंजेंट एक्स जो है हर रियल वैल्यू के लिए क्या होता है, कॉन्टिन्यूस नहीं होता। वो कॉन्टिन्यूस किसके लिए होता है सर, वो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 अगर मैं छोड़ दूँ, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 छोड़ दूँ, उस बाकी सब वैल्यूज़ के लिए वो कॉन्टिन्यूस रहेगा, ठीक है। तो वो अपने डोमेन में होता है। तो ऐसे फंक्शन के लिए हम बोलते हैं टेंजेंट एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन इट्स डोमेन, कॉट एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन इट्स डोमेन, एंड द सेम एज फॉर सेक एंड कोसेक, बट साइन एंड कॉस बोथ आर कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है, फिर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, दैट्स इट, क्लियर। सो वो जब ऑब्जेक्टिव करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगी चीज़ें, ठीक है। 24 भी कुछ ऐसा ही है, कुछ नया नहीं है, इसको हटा दूँ। ठीक है, तो अगर सही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है ना, पेन उठाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली बता सकते हो कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा कि नहीं होगा। एंड द 24th इज डिटरमाइन इफ एफ डिफाइंड बाय फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। एक फंक्शन मुझे गिवन है सर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स, ये मुझे गिवन है, एंड 0, दिस इज फॉर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 आई थिंक, एंड इफ एक्स इज इक्वल टू 0, ये मुझे गिवन है सर कि जब x 0 के इक्वल होगा तब ये 0 होगा, अदरवाइज ये क्या हो रहा है सर, अदरवाइज ये क्या हो रहा है, जब x 0 के इक्वल नहीं होगा तो दिस फंक्शन इज बी दिस, ठीक है, और जब 0 के इक्वल होगा तो ये होगा। तो अब मुझे क्या करना है सर, कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है। सो जब 0 नहीं होगा, पहली बात 0 जब नहीं होगा तो फंक्शन मेरा कुछ ऐसे है, एक्स स्क्वायर क्या है सर, एक पॉलिनोमियल है यानी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, और ये साइन थीटा के टाइप से 1 बाय एक्स है। अब x जब 0 नहीं होगा तो ये रियल नंबर की तरफ करेगा, तो x 0 है ही नहीं यहाँ पे, x जब 0 नहीं होगा तो ये नॉट डिफाइन होगा, सॉरी नॉट डिफाइन नहीं होगा कभी भी, हमेशा डिफाइन रहेगा, हमेशा डिफाइन रहेगा, तो साइन x मेरा क्या होगा सर, हमेशा ही कॉन्टिन्यूस होगा। अब ये चीज़ ध्यान रखना भाई, मैंने आपको ये बताया कि साइन x मेरा क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है। लेकिन जब भी मैंने साइन 1 बाई एक्स जैसे लिखा, तो अब ये समझ जाओ कि अब यहाँ पे 0 लगाते ये नॉट डिफाइन हो जाता है, तो जब ये नॉट डिफाइन होगा तो साइन एक्स का कहाँ जाएगा, ठीक है, मुझे पता ही नहीं नॉट डिफाइन के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें दिमाग में रहे मेरे, आई बात समझ में, तो ये ध्यान रखें कि इसको देख लो। बट इसने बोला कि x 0 के इक्वल नहीं है, यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं है तो हमेशा डिफाइन है, डिफाइन है तो ये कॉन्टिन्यूस है, ये भी कॉन्टिन्यूस है, ये भी कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस इंटू कॉन्टिन्यूस क्या होगा, हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा। इसका मतलब ये जो फंक्शन है हमेशा कॉन्टिन्यूस रहेगा, लेकिन 0 के बारे में अभी भी मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो 0 पे चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 0, वो तो सिंपल सी 0 है, जब एक्स की वैल्यू 0 होगी तो फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। लिमिट निकालते हैं, सो लिमिट एक्स टेंस टू 0, द फंक्शन इज एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1 बाई एक्स, ठीक है भाई, क्लियर। अब देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, x जब x 0 की तरफ जाएगा तो ये फंक्शन कहाँ जाएगा सर, 0 की तरफ ही जाएगा, और ये हो जाएगा साइन 1 बाय 0। अभी 0 को अप्रोच कर रहे हैं दोनों वैल्यूज, ये दिमाग में रहे, 0 को अप्रोच कर रही है, ठीक है, 0 नहीं है। अगर ये 1 बाई 0 होता दिस इज नॉट डिफाइन, मैं जानता हूँ,
बट दिस इज अप्रोचिंग टू 0। इसका मतलब ये वैल्यू कैसे होगी, या तो 0.001 टाइप से होगी या फिर -0.001 इस टाइप से होगी, ठीक है, यानी या पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नंबर्स होगा। सो अब हम सब जानते हैं सर कि ये वैल्यू चाहे कुछ भी हो, मेरी साइन की जो वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ चलता है, पीरियोडिक चलता है, यानी -1 से लेकर के -1 के बीच में। यानी ये जो वैल्यू है ना हमेशा ये तो 0 रहेगा और ये वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में फ्लोट करेगी, ठीक है। और 0 किसी भी नंबर नाउन नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, आप चाहे 1 से करो या -1 से करो या 1.2 से करो, हमेशा क्या हो जाता है 0, तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज़ है जो आपको समझ में आनी चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 0, फंक्शन की वैल्यू 0 है, लिमिट भी 0 है, इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब ये फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, ठीक है। x की कोई भी रियल वैल्यू ले लीजिए आप, हमेशा क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस रहेगा। इस कॉन्सेप्ट को बस समझ लेना, ठीक है। ये वैल्यू चाहे कुछ भी हो, 0.1 रखो, 0.11 रखो, कुछ भी रखो, इसकी वैल्यू इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आएगी, ये सुनो यही आएगी ना। जब इनके बीच में कहीं ना कहीं आएगी, उसको जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू गेट अगेन 0, यानी ये सारी वैल्यू 0 को ही अप्रोच करेगी अल्टीमेटली। क्लियर, दैट्स इट, दिस इज नॉट एन इनडिटरमिनेट फॉर्म। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 24 आई थिंक। होप सो चीज़ें समझ में आ रही है आपको, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आई थिंक आज हम इसको कंप्लीट ही कर देंगे। सो क्वेश्चन नंबर 25 आप खुद से देख लेना, मैं sin x माइनस cos x ये कॉन्टिन्यूस रहेगा, 0 पे बस कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है मुझे, ठीक है, कर सकते हो आप आराम से। क्वेश्चन नंबर 26 to 29 देखिए, इसने क्या बोला, इसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। तो फर्स्ट 26 एंड 27 मैं करवाऊंगा, बाकी आप करेंगे खुद से। सो क्या बोला इस भाई साहब ने, भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ k, शो दैट द फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूस एट द इंडिकेटेड पॉइंट इन एक्सरसाइज 26 to 29। सो क्वेश्चन नंबर 26 क्या गिवन है, f(x) इज इक्वल टू, फंक्शन की डेफिनेशन मुझे गिवन है k cos x होल डिवाइड बाय पाई माइनस 2x आई थिंक, यस। और ये गिवन है इफ x इज नॉट इक्वल टू π/2, x जब π/2 के इक्वल नहीं होगा, सॉरी हाँ यस, एंड 3 इफ x इज इक्वल टू π/2। और जो पॉइंट मुझे पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी मुझे गिवन है दैट इज योर एट x इज इक्वल टू π/2। तो इस क्वेश्चन ने क्या बोला है भाई कि मुझे इस k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। कब, कंडीशन क्या गिवन है कि जब ये फंक्शन जो है x इज इक्वल टू π/2 पे क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। x इज इक्वल टू π/2 पे ये फंक्शन क्या होगा सर, कॉन्टिन्यूस होगा, तब मुझे k की वैल्यू निकालनी है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन तो हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। सेम उसी टाइप के क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है। तो क्या करोगे, सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। तो अब मुझे बताइए f ऑफ π/2 क्या होगा सर, जब x की वैल्यू π/2 होगी, फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, 3 हो जाती है। तो पहला आंसर आ गया, बिल्कुल आ गया। लिमिट निकालो अब इस फंक्शन की। सो लिमिट x टेंस टू, दोनों लिमिट मैं इकट्ठी निकाल रहा हूँ, π/2, द फंक्शन इज k cos x डिवाइड बाय पाई माइनस 2x। अब सिंपल सी एक बात बोलो कि इसकी लिमिट निकाल, चलो लिमिट निकाल लेते पहले। k कांस्टेंट है, इसको मैंने ले लिया बाहर, ठीक है। अगर मैं π/2 यहाँ रखता हूँ, cos π/2 क्या होता है सर, 0, पाई माइनस 2x, π/2 रखोगे 2 से 2 कैंसिल आउट, पाई माइनस पाई 0, 0/0 मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है। इसका मतलब कुछ मुझे फॉर्मूले आइडेंटिटी लगा के इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इट्स वेरी सिंपल। ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि जब भी यहाँ पे लिमिट अदर देन 0 हो तो बेस्ट रहता है सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो। क्या लगा लो, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दें, लगा दीजिए। मैं करता हूँ पुट x इज इक्वल टू π/2 और प्लस h। हम माइनस h भी ले सकते हैं, लेकिन प्लस क्यों लेते हैं, ताकि मेरे लिए चीज़ें आसान रहे, ठीक है। माइनस भी लोगे तो भी आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। सो जब x की वैल्यू मैं लूँगा तो देखिए अब क्या होगा। जब x, अब x कहाँ जा रहा है सर, π/2 को, तो जब x की वैल्यू π/2 होगी तो अब मुझे बताइए h की वैल्यू कहाँ होगी सर, ये इससे कैंसिल आउट, यानी h कहाँ अप्रोच करेगा, 0 को। तो ये डायरेक्टली बस समझाने की बात है कि जब x की वैल्यू π/2 को अप्रोच करेगी तो h की वैल्यू कहाँ अप्रोच करेगी, 0। तो इसका मतलब नाउ दिस लिमिट बिकम, के बाहर मेरा एज इट इज लिमिट, अब मैं x को रिप्लेस कर रहा हूँ h से, तो लिमिट भी किसकी आ जानी चाहिए, h की। तो h टेंस टू 0, दिस बिकम योर cos, x की जगह मैं क्या लिखूंगा सर, π/2 प्लस h होल डिवाइड बाय, दिस इज योर पाई माइनस 2 इंटू एक्स की जगह फिर से मैं लिखूंगा π/2 प्लस h। यहाँ तक चीज़ें आई थिंक क्लियर, ठीक है। नाउ सॉल्व इट। 2 को अंदर लेके जाइए तो ये 2 अंदर जाएगा, इस 2 से 2 कैंसिल आउट और ये बन जाएगा मेरा 2h, ठीक है। और इस पाई से अब ये पाई हो जाएगा कैंसिल आउट, ठीक है। और बाहर माइनस था तो ये माइनस आएगा, तो सॉरी ये भी मेरा हो जाएगा माइनस,
ठीक है, तो मेरे पास क्या बचा, सिर्फ का माइनस का 2h। ऊपर सॉल्व कीजिए तो k मेरा बाहर एज इट इज लिमिट h टेंस टू 0 cos 90 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में cos क्या होता है सर, नेगेटिव, π/2 बोलते हैं, cos को चेंज कर दीजिए साइन में, तो ये भी माइनस साइन एच डिवाइड बाय माइनस 2h। दिस माइनस एंड माइनस गेट कैंसिल आउट, 2 कांस्टेंट है, इसको फिर से बाहर ले आइए, और ये लिमिट क्या होती है, साइन एच बाई एच क्या होता है सर, 1, सो दिस बिकम योर k/2। सो मेरी लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या है सर, k/2, फंक्शन की वैल्यू क्या है सर 3। अगर ये इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब क्या होना चाहिए सर, लिमिट ऑफ द फंक्शन मस्ट बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, यस और नो, यस। सो नाउ k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 6, दैट्स योर आंसर। चीज़ें क्लियर। सो कॉन्सेप्ट वही है, लिमिट निकालिए, फंक्शन की वैल्यू निकालिए, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, अगर कॉन्टिन्यूस है तो इक्वेट कर दीजिए, वहाँ से वेरिएबल निकल जाएगा। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी पूछी है तो पहले निकाल लीजिए, फिर देख लीजिए इक्वल है तो कॉन्टिन्यूस, अदरवाइज कॉन्टिन्यूस नहीं है, दैट्स इट। ठीक है, इजी। सो वैसे तो बाकी के सारे पार्ट आप कर सकते हो, बट चलो एक पार्ट और मैं फटाफट से करवा देता हूँ। आई थिंक बहुत आसान है। सो द नेक्स्ट वन इज योर kx² and 3। डेफिनेशन मुझे गिवन है, kx² and 3 is there, kx is if x is less than equal to 2 and if x is greater than 2, ये मुझे गिवन है एट x is equal to 2। तो ये फंक्शन जो है x is equal to 2 पे क्या है सर, कॉन्टिन्यूस है, तो मुझे k की वैल्यू बतानी है। इजी, आई थिंक फिर से वही था, फंक्शन की वैल्यू देखिए, f(2) क्या होगा सर ये 3 होगा, लिमिट निकालिए, तो लिमिट x टेंस टू 2 kx² क्या हो जाएगी सर, x की जगह डायरेक्टली 2 रख देते हैं, मीन्स 4k सर। ये दोनों क्या होने चाहिए सर, इक्वल, तभी तो कॉन्टिन्यूस होगा, इसका मतलब k की वैल्यू क्या आ गई सर, 3/4 एंड सो ऑन, दैट्स इट। ठीक है, तो बाकी के दोनों पार्ट आप ऐसे ही कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 27 एंड 20, 28 एंड 29। ठीक है, सेम एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। ठीक है, लास्ट फ्यू क्वेश्चंस। ठीक है, और मैं क्वेश्चन थोड़ा जल्दी करवाने का मतलब है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चीज़ें करवा रहा हूँ कि बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, सो द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय। अब देखो ये थोड़ा सा मेरे पास, अब अभी तक एक वेरिएबल पूछ रहा था, अब इसने 2 वेरिएबल दे दिए मुझे, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, चीज़ें वही है, 5 और ax + b 21। और क्या गिवन है, 2, 2, 10 एंड 10। इफ x इज लेस देन 2, लेस देन इक्वल टू 2 एंड x इज इन बिटवीन 2 एंड 10 इक्वल टू का देखो एक में मिलेगा, ओके नीचे है, यहाँ नहीं है, एंड दिस लास्ट वन इज व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ये चीज़ें मुझे गिवन है इफ। सो इसने क्या बोला, एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ये जब कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा, अब जब भी ये बोले ना कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन, कोई भी फंक्शन जब बोला जाता है कि ये कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब दिस कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, और हम सब जानते हैं सर, x जब 2 से छोटा होगा कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा, x जब 2 और 10 के बीच में होगा पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा ही कॉन्टिन्यूस होगा, x जब 10 से बड़ा होगा कांस्टेंट फंक्शन अगेन कॉन्टिन्यूस ही होगा। चेक कहाँ करना है, जहाँ पे इसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है, यानी 2 और 10 2 पॉइंट ऐसे जहाँ मुझे इसको चेक करना है। तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू चेक एट x इज इक्वल टू 2, तो एट x इज इक्वल टू 2 देखिए पहले, फंक्शन की वैल्यू बताइए क्या होगा सर, f(2) निकाला मैंने पहले। सो सिंपली अब देखो एग्जाम में जब आप करोगे ना तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि f(2) और लिमिट एट x टेंस टू 2 मुझे देखना है। तो फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है तो लेफ्ट राइट अलग अलग होगी, तो पहले लेफ्ट लिमिट ऑफ fx मस्ट बी इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 पॉजिटिव ऑफ fx। इसको ऐसे लिख लो पहले से डायरेक्टली, मतलब ये लिखने की जरूरत नहीं, मैं सब सिर्फ समझाने के लिए बोलो। f(2) बताइए वैसे जब x की वैल्यू 2 होगी फंक्शन की वैल्यू क्या है 5। लेफ्ट हैंड लिमिट देखी तो x लेस देन इक्वल टू 2, तो कांस्टेंट फंक्शन है, इसकी लिमिट भी क्या रहेगी, यही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब फंक्शन 2+ जाएगा तो पॉलिनोमियल है, डायरेक्टली 2 रखोगे तो दिस बिकम 2a + b। ठीक है, ये तो इक्वल है, इसका मतलब एक इक्वेशन मुझे यहाँ से मिलती है कि 2a + b किसकी इक्वल होना चाहिए 5 के। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। 2 वेरिएबल तो 2 इक्वेशन चाहिए, दूसरी कहाँ से मिलेगी एट 10, तो 10 पे निकालिए। जब x की वैल्यू 10 होगी फंक्शन की वैल्यू क्या होगी सर 21। अब 10 से बड़ा यही है तो मतलब राइट हैंड लिमिट भी यही होने वाली है, सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट देख लो यहाँ से, लेफ्ट हैंड मतलब 10, 10 से जब छोटा होगा तो दिस बिकम योर 10a + b। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2।
दो इक्वेशन है, सॉल्व कर सकते हो एंड यू गेट योर आंसर. सो उसको अगर नीचे लिखूँ तो क्या बन जाएगा, 10a + b = 21. सॉल्व इट. माइनस माइनस माइनस, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, यू गेट हियर माइनस का 8a = माइनस का 16. माइनस माइनस कैंसिल आउट, 8 × 2 = 16, मतलब a की वैल्यू क्या आ गई सर, 2. किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है. सो मान लो इसमें करें 4, इधर जाएगा तो 1, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1. ये आपके आंसर हो गए. इजी इजी, इट्स वेरी इजी. ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वही है, चीज़ें वही है, कोई बात नहीं. 2 बार लगानी 2 बार लगा देंगे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है. ठीक है, बल्ले में आपका थोड़ा सा ठीक होना चाहिए. सो इससे आगे जो क्वेश्चन है वो है कंपोजिट फंक्शन पे, और जो मैं चीज़ें आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, क्योंकि इस बार हमारे सिलेबस में नहीं है. अदरवाइज तो हम वो चीज़ें फंक्शन में पढ़ते हैं कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है. ठीक है, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन मिलेगा आपको. फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) cos x स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन. तो मेरे पास फंक्शन है सर f(x) = cos x स्क्वायर. ठीक है, सो नॉर्मली मेरे पास फंक्शन कैसा होता है सर, cos x टाइप से होता है, और एक फंक्शन में x स्क्वायर भी बोल सकता हूँ. तो अगर मेरे पास ऐसे फंक्शन हो ना कि f(x) इज दिस, g(x) इज दिस, ठीक है. और अब यहाँ पे अगर मैं बनाऊँ f(g(x), इसका मतलब क्या सर, जहाँ x की जगह gx लिखा तो यहाँ gx लिख दो, तो दिस बिकम योर cos x की जगह मैंने लिख दिया gx, और gx की वैल्यू क्या है सर x स्क्वायर, तो मैंने यहाँ रख दी, तो दिस बिकम योर cos x स्क्वायर. ये फंक्शन कुछ ऐसे बनता है. ठीक है, तो बस ये ध्यान रखो, फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन मिलेगा. तो इसको कॉन्टिन्यूस कैसे बताया जा सकता है, इट्स वेरी सिंपल सर. अंदर वाला फंक्शन देखो, ये क्या है सर, अब ये चीज़ मैंने कल ही बताई थी कि अगर दो फंक्शन है वो दोनों कॉन्टिन्यूस हैं तो उनका कंपोजिट फंक्शन भी क्या होता है, हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है. बस ये ध्यान रखो. सो अब मुझे बताइए एक्स स्क्वायर क्या है सर, सर एक पॉलिनोमियल है, हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा, जी बिल्कुल होगा. cos x क्या होगा सर, ये भी एक हमेशा कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है. सो कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस. बस यही एक रीजन था इसका. ठीक है, composite function of two continuous function is always continuous. As cos x is continuous, x square is also continuous as if it is polynomial. So that's why the composite of both the function is always a continuous function. चीज़ें clear? That's it. हो जाएगा भाई, सिंपल है. That's it. बस यही बताना है मुझे. ठीक है, तो वन लाइनर है, बस समझ में आना चाहिए. देखो एक और पार्ट 32 मुझे गिवन है, cos x का मोड दे दिया. अब मॉडुलस फंक्शन अलग है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos x अलग है. ये कॉन्टिन्यूस है, जी बिल्कुल कॉन्टिन्यूस है. और मॉडुलस फंक्शन के बारे में भी हमने पढ़ा था कि ये भी क्या होता है सर, कॉन्टिन्यूस. तो कॉन्टिन्यूस एंड कॉन्टिन्यूस बिकम कॉन्टिन्यूस. दो कंपोजिट फंक्शन जिसका कॉन्टिन्यूस, दो फंक्शन जो कॉन्टिन्यूस हो उनका कंपोजिट फंक्शन भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है. चीज़ें क्लियर. सो इसको कैसे बनाओगे आप, जैसे मैं बोलूँ कि जी एक्स क्या है सर मेरा, मोड एक्स, इस तरह से है ये, और एच एक्स क्या बन रहा है मेरा, कॉस एक्स, इस तरह से है. ठीक है, अब मैं क्या बनाऊँगा, जी ऑफ एच एक्स बनाता हूँ यहाँ से. ठीक है, तो जी वाला फंक्शन ये है सर, जहाँ एक्स दिख रहा है एच एक्स लिख दीजिए, मोड ऑफ एच एक्स. एच एक्स क्या है सर, कॉस एक्स, तो दिस बिकम योर दिस. दैट्स इट. इसी को मैंने एफ एक्स बोला. ठीक है, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन दिखे तो उसको क्या बोल सकते हैं, डायरेक्टली कंपोजिट फंक्शन. तो होप शो में भी हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे पूछे ही ना जाए, क्योंकि आपने कंपोजिट फंक्शन नहीं पढ़ा है. ठीक है, इस बार हमारे सिलेबस में नहीं है, तो मे बी ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे पूछे ना इससे रिलेटेड. क्वेश्चन नंबर 33, इट्स वेरी इजी. मोड एक्स, ये तो मैंने डायरेक्टली बताया था, मॉडुलस फंक्शन हमेशा क्या होगा सर, कॉन्टिन्यूस होगा. क्लियर. फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यू ऑफ द डिफाइंड बाय. लास्ट क्वेश्चन देख लो भाई, कंपोजिट फंक्शन के ऊपर खत्म. एक फंक्शन मुझे गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 सॉरी. इसने बोला है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यू ऑफ द एफ डिफाइंड बाय दिस. इस फंक्शन की ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मुझे निकालना है, क्या होंगे. ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, जी सर होगा. ये होगा सर, बिल्कुल होगा. अंदर पॉलिनोमियल है, बाहर मोड है, तो मॉडुलस फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस, और दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का डिफरेंस हमेशा क्या रहता है सर, कॉन्टिन्यूस ही रहता है. इसका मतलब ये कभी भी डिसकंटिन्यूस नहीं होगा, ये हमेशा फंक्शन क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस ही रहेगा. यस और नो, यस और नो, यस. चीज़ें क्लियर. दैट्स इट. और अदर वे अगर मैं इसको रीडिफाइन करना चाहूँ तो क्या होगा, देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, रीडिफाइन कैसे करते हैं, हम सब जानते हैं सर. ये जीरो कहाँ होता है, एक्स इक्वल टू 0 पे. ये कहाँ होगा, एक्स इज इक्वल टू -1 पे. होप शो इस चीज़ का पता है. ठीक है, तो अगर मैं ध्यान से देखूँ, सो लेट बी इट इज 0 एंड -1 इज समवेयर हियर. सो अब मुझे पता है सर मोड ऑफ एक्स जो है वो 0 के नीचे हमेशा नेगेटिव रहेगा, यानी इसके बीच में होगा तो भी ये -x के होगा, ये भी -x होगा. हम सब जानते हैं ना भाई,
मॉड एक्स को कैसे लिखते हैं सर, माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0 एंड प्लस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है, सिमिलरली दिस इज माइनस एक्स हेयर एंड दिस इज प्लस एक्स हेयर. इस फंक्शन के बारे में सर ये -1 पे 0 होगा, तो यानी -1 के नीचे ये नेगेटिव होगा, मीन्स माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 होगा, और इसके ऊपर हमेशा क्या रहेगा सर, ये पॉजिटिव ही रहेगा. दिस इज समथिंग लाइक दैट. ठीक है, सो अब इसको रीडिफाइन करते हैं हम इस फंक्शन को, और मैं लिखता हूँ इसको एफ एक्स. 3 जगह आ रहे हैं पॉइंट, -1, 0 और 0 से बड़ा. सबसे पहले लेते हैं जब x की वैल्यू क्या होगी सर, लेस देन -1 होगी. ठीक है, इक्वल टू का साइन कहीं एक जगह लगा देना, कोई फर्क नहीं पड़ता. सो दिस फंक्शन भी समथिंग लाइक दैट. इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, -x माइनस इसकी वैल्यू माइनस ऑफ x, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस x प्लस 1 इसे. ठीक है, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 1. क्लियर, यस और नो? यस. अब इन दोनों के बीच में लीजिए. ठीक है, इन दोनों के बीच में होगा तो क्या होगा सर, ये हो जाएगा सिंपली, ये है मेरा -x और ये है प्लस, यानी माइनस ऑफ x प्लस 1. ये माइनस से बनता जाएगा तो ये माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस दिस बिकम माइनस का 2x माइनस का 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बट लेस देन इक्वल टू 0. जब 0 से छोटा होगा -1 से बड़ा होगा. अब 0 से बड़ा होगा तो लास्ट फंक्शन बचेगा आपके पास, दोनों क्या होंगे पॉजिटिव, तो दिस ये भी प्लस, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस होगा, बट ये माइनस अंदर जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, यू गेट -1. ठीक है, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सॉरी, इक्वल टू का साइन यहाँ लगाओ, यहाँ एक जगह लगाना है, दोनों जगह मत लगा देना, वो आपकी चॉइस है कि यहाँ लगाना चाहो यहाँ लगाना चाहो. ठीक है, अब देखो -1 से छोटा तो कांस्टेंट हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा. -1 पे चेक करो, -1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी सर, 1. राइट हैंड लिमिट चेक करो. ठीक है, रखो यहाँ पे क्या मिलेगी, -1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट तो ये हो जाएगी सिंपली, लिमिट x टेंस टू -1 नेगेटिव. -1 से छोटा जब फंक्शन होगा तो इसकी वैल्यू क्या है सर, 1. सो ये लिमिट हो जाएगी 1 सर. राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो लिमिट x टेंस टू -1 पॉजिटिव, द फंक्शन इज दिस नाउ, -1 से बड़ा होता है तो दिस इज योर माइनस का 2x माइनस का 1. ठीक है, पुट द वैल्यूज, -1 रखोगे तो -1 प्लस दिस इज योर 2 -1, अल्टीमेटली यू गेट 2. द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज सेम एज इट इज, मीन्स f ऑफ -1 क्या होगा, यहाँ पे रखेंगे अगेन -1 से के इक्वल यही है, सो दिस बिकम योर माइनस का 2x और यहाँ रखोगे -1 प्लस सॉरी -1, अगेन सॉल्व इट, यू गेट, सॉरी मैंने क्या कहते 2 -1 इज 1, सॉरी दिस अगेन 1. ठीक है, सो क्या हुआ सर, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल है, इसका मतलब ये -1 पे कॉन्टिन्यूस है. सिमिलरली मैं 0 पे चेक करूँगा, 0 पे चेक करो भाई. ठीक है, सो 0 के इक्वल यही होगा, यानी ये 0 ये आ जाएगा -1. 0 से छोटा लिमिट भी क्या आएगी, -1. 0 से जब बड़ा होगा लिमिट क्या है सर, -1. तो 0 पे भी क्या है, कॉन्टिन्यूस है. यही चीज़ मैंने आपको इनिशियली समझा दी थी. ठीक है, वो 1 लाइनर था, अगर समझ में आ गया तो प्रॉपर्टी पता है तो फुल प्रूफ करना है तो ऐसे कर सकते हो. ठीक है, पूरा मेथड है बट ऐसा करने की जरूरत नहीं है. जस्ट मुझे कॉन्टिन्यूस माइनस कॉन्टिन्यूस, चाहे ये सब्जेक्टिव होता चाहे ऑब्जेक्टिव पेपर होता, डजेंट मैटर, ये वर्क करता है. ठीक है, ये प्रॉपर्टी है मेरी कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, इट इज़ ऑलवेज कॉन्टिन्यूस. मॉडुलस फंक्शन ये कंपोजिट हो गया एक तरह से, पॉलिनोमियल का मॉडुलस लिया हुआ मैंने, तो ये भी हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा. तो कॉन्टिन्यूस माइनस कॉन्टिन्यूस क्या होता है, इट इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस. तो दिस इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, दैट्स इट. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्टिन्यूटी. नेक्स्ट वी आर मूविंग टू डिफरेंशिएबिलिटी. कल हम करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में. तो होप सो चीज़ें आपको क्लियर हुई, समझ में आई. ठीक है, बहुत आसान सा टॉपिक है. ठीक है, कुछ ज़्यादा मशक्क़त करने वाली बात नहीं है, एक छोटी सी चीज़ है अगर आपको लिमिट आती है तो. बट ये कंडीशन है, लिमिट आपको आना ही चाहिए. लिमिट नहीं आती तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता. ठीक है, लिमिट्स आपको सीखनी ही पड़ेगी. ठीक है, और +1 में मैं एलिमेंट से लिमिट्स पढ़ा भी रहा हूँ, तो किसी को डाउट हो तो वहाँ पे आप पढ़ सकते हो, बट वो बहुत ब्रीफली मैं पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ कर सकते हो, या फिर आई थिंक लिमिट्स पहले भी करवाई हुई पड़ी है तो वो आप चेक कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. ठीक है, तो होप सो चीज़ें क्लियर है, समझ में आ रहा होगा. ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, कोई डाउट हो तो भी बताएं. अभी के लिए थैंक यू.